स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्वीट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में देखेंगे कि हम लोग जो सांस लेते हैं उस गैस का ट्रांसपोर्ट लंग्स से सेल तक कैसे होता है और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः लंग्स तक कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबको हम लोगों ने देख लिया है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग देखेंगे ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो जो गैस है, हम लोग के शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है। तो जो छोटे जीव है उसमें ऑक्सीजन की कम जरूरत होती है। वो छोटा जीव है तो उसको कम मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होकर के एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। लेकिन जो बड़े जीव होते हैं उसमें एक स्पेशल मॉलिक्यूल पाया जाता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक। चूंकि ऑक्सीजन प्लाज्मा में बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है और डिसोल्यूशन का रेट जो है वह ऑक्सीजन का बहुत कम होता है, तो इसीलिए एक अलग मॉलिक्यूल की जरूरत होती है जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं और ह्यूमन के केस में यह हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को लंग्स से सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो अब ऑक्सीजन लंग्स से सेल तक कैसे जाता है इसको हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वह कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन दो फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वह दो रूप में होता है। एक प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, तो 1 से 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होके सेल तक पहुंचता है। 1 से 3% ऑक्सीजन ही प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है और सेल तक पहुंचता है। जबकि दूसरा जो फॉर्म है वो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन, तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या हो गया, यह हो गया ऑक्सीजन और जब हेमोग्लोबिन मिलता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। हम लोगों के ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हेमोग्लोबिन में हीम पिगमेंट और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो इसमें 4 Fe++ आयन पाए जाते हैं। हीम पिगमेंट में 4 आयरन मॉलिक्यूल, 4 आयरन एटम पाए जाते हैं और एक आयरन एटम बाइंड्स विथ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है एक आयरन के साथ बाइंड करता है। इस तरह से हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक बार में एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के द्वारा ट्रांसफर होगा, यानी कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल
4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। और करीब करीब 100 ml ब्लड में करीब 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है। 100 ml ब्लड में करीब 15 ग्राम हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जो करीब करीब 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है। 100 ml ब्लड में करीब 15 ग्राम हेमोग्लोबिन पाया जाता है और 15 ग्राम हेमोग्लोबिन करीब 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का जो है ट्रांसफर होता है दो रूप में। एक प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के जो 1 से 3% तक होता है। इतना कम इसीलिए होता है कि ऑक्सीजन प्लाज्मा के वाटर में बहुत कम डिसॉल्व होता है, जबकि ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में जो है ये 97 से 99% ऑक्सीजन ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में जाता है। तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में सेल तक पहुंचता है और वहां पर सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वह रिसीव कर लेता है। यानी कि वहां प्रेशर जो है ऑक्सीजन का बाहर ज्यादा होता है, अंदर कम होता है, तो डिफ्यूज करके ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर आ जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है सेल से लंग्स तक कैसे होता है। तो ये था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा और हेमोग्लोबिन दोनों के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है। ये भी प्लाज्मा एंड हेमोग्लोबिन दोनों के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन ये 3 रूप में होता है। ऑक्सीजन 2 ही रूप में होता है, एक प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के और एक हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 3 रूप में होता है, एक डिसॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के, तो प्लाज्मा में जो डिसॉल्व होता है तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के ये बनाता क्या है, कार्बोनिक एसिड। प्लाज्मा में ये यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा में घुल करके CO2 कार्बोनिक एसिड बनाता है। CO2 प्लस H2O ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से H2CO3 बना लेता है। तो इस रूप में करीब 7% CO2 कार्बोनिक एसिड के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H2CO3 बना लेता है। ये एक रिवर्सेबल एंजाइम है, प्रोसेस है, तो इसमें भी बदल जाता है। तो इस रूप में होता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा होता है वह है पोटासियम एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटासियम एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में करीब 70%, about 70% CO2 transported in the form of potassium and sodium bicarbonate। तो अब इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये
जो आरबीसी के अंदर जो H2CO3 होता है वो H2CO3 टूट जाता है H प्लस और HCO3 माइनस में, H प्लस और HCO3 माइनस में। फिर ये HCO3 माइनस Na प्लस और HCO3 माइनस मिलके NaHCO3 बना लेता है और K प्लस प्लस HCO3 माइनस KHCO3 बना लेता है। तो इस रूप में ट्रांसपोर्टेड होता है। तो इस रूप में करीब 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड होता है। और तीसरा है हेमोग्लोबिन के रूप में। तो तीसरा जो है वो क्या है, कार्बामिना हेमोग्लोबिन। यानी कि जब CO2 और हेमोग्लोबिन मिलता है तो बनता है कार्बामिना हेमोग्लोबिन। तो ये इसका निर्माण होता है और करीब करीब 23% CO2 कार्बन हेमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्बामिना हेमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्टेड होता है। तो अब क्या है कि इतना जो हेमोग्लोबिन या बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड के रूप में ट्रांसफर होता है तो ये सारा लंग्स तक पहुंचता है। और लंग्स में पहुंचने के बाद अब क्या होता है कि वो देखेंगे कि लंग्स में कैसे अलग हो जाता है यह तीनों। इस तीनों से चूंकि यहाँ कंपाउंड के रूप में होता है तीनों जगह, चाहे वह कार्बोनिक एसिड हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो या कार्बामिना हेमोग्लोबिन हो, तो तीनों जो है यह एक रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, रिवर्सेबल कंपाउंड है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बामिना हेमोग्लोबिन, ये तीनों रिवर्सेबल कंपाउंड है। रिवर्सेबल कंपाउंड है। रिवर्सेबल कंपाउंड का मतलब हो गया कि यदि कंडीशन रिवर्स होता है तो यह तीनों कंपाउंड अपने पुराने वाले रूप में बदल जाएगा। यानी कि जिस कंडीशन में कार्बोनिक एसिड बना है यदि उसका अपोजिट कंडीशन आता है तो कार्बोनिक एसिड CO2 और H2O में टूट जाएगा। बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन और जो मेटल आयन है उसमें बदल जाएगा। फिर बाइकार्बोनेट आयन को कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम CO2 और H2O में तोड़ देगा और कार्बामिना हेमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। यानी कि रिवर्सेबल कंपाउंड का मतलब हो गया कि जैसे ही ये कंडीशन रिवर्स होता है तो ये कंपाउंड अपने पुराने वाले रूप में बदल जाता है। तो इस चीज का जो निर्माण होता है वह क्या होता है, इस तीनों का निर्माण लो प्रेशर ऑफ O2 एंड लो pH पर होता है, लो एसिडिक कंडीशन। इस कंपाउंड का निर्माण इस कंडीशन में होता है। लेकिन अब क्या है कि जब लंग्स में जाता है, लंग्स में जैसे ही ये जाता है तो लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। और लंग्स में बनता क्या है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण पीएच काफी ज्यादा घट जाता है। तो यानी कि
इसका अपोजिट कंडीशन लंग्स में पैदा हो जाता है, जिसके ये जो है ये प्रोड्यूस करता है मोर H+ आयन, यानी कि एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिक कंडीशन बढ़ जाता है। तो अब क्या है कि जैसे ही कंडीशन अपोजिट हुआ तो कार्बोनिक एसिड पुनः CO2 और H2O में बदल जाता है, बाइकार्बोनेट टूट जाता है फिर से, और जो HCO3- होता है इसको फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बदल देता है H2O और CO2 में। और चूंकि ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो कार्बन बिना हेमोग्लोबिन इससे कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके चला जाता है। तो इस तरह से ये तीनों कंपाउंड लंग्स में अपने अपने कंपोनेंट में बदल जाता है। यहाँ ये जानने वाली बात है, समझने वाली, कि ऑक्सीजन तो पहुंच जाता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब लंग्स में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस तीन कंपाउंड के रूप में आता है, तो ये तीनों कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के में कैसे बदलता है, कैसे टूटता है। तो चूंकि इस तीनों कंपाउंड का निर्माण इस कंडीशन में होता है, लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लो पीएच पर, तो जैसे ही कंडीशन बदलता है इसके अपोजिट होता है, तो चूंकि ये तीनों कंपाउंड रिवर्सेबल कंपाउंड होता है तो इसीलिए ये कंपाउंड टूट जाता है अपने पुराने वाले रिएक्टेंट में, यानी कि CO2 और H2O अलग हो जाता है। तो इस तरह से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड आता है और फिर वो बाहर निकलता है। तो यहां हम एक चीज देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है यहाँ, उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर CO2 रिलीजिंग, CO2 को बाहर निकलने के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहला है कि CO2 जो है लेस सॉल्युबल होता है एट्रियल ब्लड देन वेनस, यानी कि आर्टरी के ब्लड में CO2 कम घुल सकता है, इसीलिए वेन की अपेक्षा, तो वेन में जो ब्लड है उसमें CO2 ज्यादा घुल जाता है, जबकि आर्टरी वाले ब्लड में CO2 नहीं घुल पाता है, इसीलिए वहां CO2 रिलीज कर जाता है। दूसरा फैक्टर है कि ये H+ आयन जो प्रोड्यूस होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के कारण, तो वो प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सी हेमोग्लोबिन, तो ये हाईली एसिडिक कंडीशन काउज करता है, जिसके कारण बाइकार्बोनेट टूट जाता है। तो H+ आयन जो प्रोड्यूस होता है इसके द्वारा काउज डिसोसिएशन ऑफ HCO3-, इसके डिसोसिएशन को प्रीफर करता है, उसके डिसोसिएशन को काउज करवाता है। और तीसरा है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेशर बढ़ने से ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो बढ़ा रहता है, तो इसीलिए कार्बामिना हेमोग्लोबिन टूट करके अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर जाता है। तो ये प्रोसेस है जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में पहुंचता है और लंग्स से फिर बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो किस तरह से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है ये हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में
हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन को देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।